आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली में दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 1 जून 2023 जेपी टेंट हाउस केशवपुरम में आम आदमी पार्टी की 11 जून को होने वाली केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ रामलीला मैदान में महारैली की तैयारी को लेकर सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक एवं उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष ऋतु राज झा, आम आदमी पार्टी निगम पार्षद चित्रा विद्यार्थी, पूर्व निगम प्रत्याशी हरिंदर पाल सिंह काला, पूर्व निगम प्रत्याशी रीता खारी, जिला अध्यक्ष ईश अरोड़ा, वजीरपुर विधानसभा अध्यक्ष विक्की खारी, आम आदमी पार्टी वार्ड अध्यक्ष उमेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता मनमीत सेठी और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम की शुरुआत में मंच पर बैठे सभी लोगों का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर और माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में आए हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को उपाध्यक्ष ऋतुराज और वजीरपुर विधानसभा से विधायक एवं उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने संबोधित किया और 11 तारीख को होने वाली महारैली के बारे में जानकारी दी और आह्वान किया कि उस दिन बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर रैली में सम्मिलित हों। सभा में आए हुए कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आया। राजेश जी, 11 तारीख को जो रैली होने वाली है उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? तो देखिए, आपने देखा कि एक छोटी सी कॉल पे यहाँ पर 500 साथी कार्यकर्ता आए थे और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में एक एक सरकार है। यही हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, यही राजेश गुप्ता है। तो एक इशारे भर की बात थी। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि रामलीला मैदान में जो सबसे ज़्यादा साथी कहीं से जाएंगे तो वजीरपुर विधानसभा के होंगे। आप जैसे कि 2 बार के विधायक भी हैं और आपको केजरीवाल जी ने विश्वास करके दोबारा से जिम्मेदारी दी है, उपाध्यक्ष बनाया, तो आपकी विधानसभा से कितने लोग होंगे और आपकी क्या तैयारी है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस विधानसभा में तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही ज़बरदस्त है कार्यकर्ताओं की। एक एक आदमी, जैसे मैंने कहा कि अपने आप में अरविंद केजरीवाल है, राजेश गुप्ता है, ये अपने आप ही बस एक इशारा इनको मिल चुका है। ये अपने आप ही अपने लोगों को अपने साथ लेके रामलीला मैदान जाएंगे, क्योंकि जो इनको सुविधाएं, जो प्यार, जो सम्मान अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, शिक्षा का, चिकित्सा का, बसों के अंदर सफ़र का, बिजली का, पानी का, उसको जो रोकने की साजिश केंद्र सरकार इस अध्यादेश के तहत कर रही है, उसके जवाब में सभी के सभी साथी वहाँ पहुँचेंगे। थैंक यू। 11 तारीख की जो रैली होने वाली है उसके बारे में क्या आपकी तैयारियां हैं? 11 तारीख की जो रैली है वो रैली नहीं, महारैला होने वाली है, क्योंकि जनता जानती है उनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता अवेयर है। हमारे केजरीवाल जी, आपने देखा पिछले बार जो अध्यादेश 15 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, 8 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में पोस्टिंग और ट्रांसफर की, इन्होंने 8 दिन में उस फैसले को बदल दिया, कोर्ट की अवमानना की। ये लोग बिल्कुल तानाशाही चल रही है और जनता इसका जवाब देगी। आने वाले समय में हम लोग ये जन सैलाब जब रामलीला मैदान पहुंचेगा तो इन लोगों को अपना निर्णय बदलेंगे। जिस तरह से हम जानते हैं कि अध्यादेश जिस तरह से बीजेपी लेके आई है, उसके खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है कि 11 तारीख को महारैली होगी, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग शिरकत करेंगे और दिल्ली की जनता पूरे देश को, बीजेपी को ये सब बता देगी कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और अब हम मैदान में उतर चुके हैं और ये डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि 1 लाख से तो क्या 1 लाख से ज़्यादा लोग उस महारैली में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे और जोर शोर से हम देश को क्या, पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि जब अन्याय होता है, हमने पहले भी एक बार गुलामी की जंजीरों से हम निकल के बाहर आए हैं और इस बार जो बीजेपी सत्ता के जो अधिकारी हम पे जो गुलामी करवाना चाहते हैं, जो हम पे अधिकार जमाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम जोर शोर से लड़ाई करेंगे और अध्यादेश उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। मनमीत जी, जो 11 तारीख को रैली होने वाली है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो 11 तारीख को रैली होने वाली है, ये जो लड़ाई है, जो अरविंद केजरीवाल जी लड़ाई करनी शुरू कर रहे हैं,
ये जंग हम सारी जनता की है, सिर्फ किसी एक की नहीं है। जब तक हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जो हमारे लिए आगे बढ़कर लड़ाई कर रही हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलना चाहिए और इस लड़ाई को पूरा करना चाहिए। तो हम लोग यही चाहते हैं, सब लोग मिलकर एका। श्याम सुंदर गुप्ता। जो 11 तारीख की रैली होने वाली है उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? ये जो आज यहाँ पे हमारी यहाँ ये मीटिंग करी गई है, ये 11 तारीख की रैली की ही तैयारी है। यहाँ पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हमारी विधानसभा से हैं, मैक्सिमम आए और हर कार्यकर्ता को 10-10 मेंबरों को ले जाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा आदमियों को रामलीला मैदान में जोड़ा जाएगा। और ये लोकतंत्र की हत्या है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है उसको भी आज ये मतलब सांसद के अंदर इनके सांसद है तो अध्यादेश ला के उसको भी पलट देते हैं। ये आज के टाइम में ये जनता के अधिकारों को छीनने की लड़ाई है और ये इतने भ्रष्टाचार से भी ऊपर है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसा होना नहीं चाहिए और इसके लिए हमारी पार्टी इनको दिखा देगी कि किस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। श्री ऋतुराज झा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सभी से मेरा दरख्वास्त है कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उनके साथ हमारे जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर असद खान, हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री राजेश गुप्ता जी पहुंच चुके हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे विधानसभा अध्यक्ष विक्की खाड़ी जी से कि मंच पे हमारे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विधानसभा कोऑर्डिनेटर श्री बुद्धसेन शर्मा जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मंच पे आए। हमारे पूर्व प्रत्याशी श्री नीता खाड़ी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी मंच पे आए। रिक्वेस्ट है एंट्री बंद कर दीजिए। आप लोग एंट्री जो कर रहे हैं बंद कर दीजिए, प्लीज आगे आ जाइए। एंट्री बाद में कर लीजिएगा। आप लोग सभी आगे आ जाइए। विधायक श्री राज जी, हमारे नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री ऋतुराज जी झा जी का स्वागत करेंगे। शॉल और बुके देके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं दरख्वास्त करूं श्री ईश्वर जी का स्वागत करेंगे। स्वागत करें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर असद खान जी। उमेश शर्मा जी अगर हमारे बीच हैं, उमेश जी। और मेरी दरख्वास्त है कि नीता खाड़ी जी भी और बंदी जी भी इकट्ठे आ जाए, वहीं पे एक साथ स्वागत करते हैं।
कुर्सी को तेज दबाव है आपको, और जो इस माँ भारती से प्यार करता है वो मूर्ति को इतनी तेज आसमान में लेके जाए, आवाज पेट से निकलते हुए छाती में होते हुए मुझे निकलनी चाहिए कि विकास की लंबाई बहुत ज्यादा है, काल तक पहुंचनी चाहिए जो कि विधानसभा तक जाती है। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मेरे प्रधानमंत्री को मेरा बहुत नमस्कार है। विधानसभा में मेरे साथी आम आदमी पार्टी की बुलंद आवाज अगर कभी आपने इनको बोलते हुए टीवी पे या फिर विधानसभा में सुना हो, तो जितनी बुलंद आवाज में अपनी बात को रखते हैं वो मेरे भाई ऋतुराज झा जो नवनिर्वाचित हुए हैं उपाध्यक्ष के तौर पर, मैं उनका कबीरपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक ताली बजाओ। जब मैं इसकी विधानसभा में गया था तो इसकी तेज तालियां बजी थी कि बढ़ती रही हमारे यहाँ तो साल हो गए। अभी आपको जो ईडी ने बताया, और आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे कि 11 तारीख को हमको क्यों बुलाया जा रहा है। जानते हैं सर? जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गर्मी बहुत है ना, 11 जून को बहुत गर्मी होगी। अभी तो फिलहाल मौसम अच्छा है, लेकिन 11 जून को बहुत गर्मी होगी, है ना? ऐसा है ना? नहीं है गर्मी? नहीं, गर्मी तो होगी, लेकिन फिर दिमाग में एक बात आती है, अरविंद केजरीवाल के राज में 24 घंटे बिजली आती है ना? जब वो 24 घंटे बिजली आनी बंद हो जाएगी, कट लगनी शुरू हो जाएंगे, तो गर्मी कितनी लगेगी? जब ये तो 200 यूनिट का 400 यूनिट का आपको फायदा मिल रहा है, ये मिलना बंद हो जाएगा तो गर्मी कितनी लगेगी? फिर वो पंखे ऐसे करने पड़ेंगे कि बच्चों को चलाते हुए, याद ना ऐसे होता था पहले, ऐसा पानी गिरना पड़ेगा, पोछे लगाने पड़ेंगे, फ्रिज में लाइट की होगी तो बर्फ पिघल के सारे कमरे में पानी भर जाएगा, याद है सब कुछ? तो कितनी गर्मी लगेगी? रोज लगेगी। तो एक दिन की गर्मी से कौन डरता है? मुझसे कोई डरता है? नहीं डरते ना? सोचो कोई इतने शानदार स्कूल बनाए आपके लिए, क्यों बनाए? जो चीजें आम आदमी पार्टी की सरकार या माननीय केजरीवाल जी बोलते हैं वो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ बैठे हो, इसके साथ में डाइट का सेंटर है, उसकी दीवार पूरी टूटी हुई हुआ करती थी, वो दीवार जाके देख लो। उसके साथ में दिल्ली सरकार का स्कूल है जिसका गेट भी स्टील का लगा हुआ है, जाके देख लो। वो ऐसी चीज तो नहीं दिख रही। पहले इन स्कूलों के अंदर सर्दी में बच्चे भाग जाते थे, आते ही थे, कहते थे मम्मी सर्दी लग रही है लेकिन खिड़की के अंदर शीशा तो है ही। गर्मी में कहते थे मम्मी स्कूल कैसे जाओ, पंखा तो है ही नहीं। बच्चे आपकी माँ से कहती थी मम्मी स्कूल कैसे जाओ, स्कूल में शौचालय नहीं है, ऐसे टूटे फूटे है तो स्कूल में कैसे जाओगी? लेकिन आज आप स्कूल पर जाके देखो वो स्कूल कितना अच्छा है। पहले जिन स्कूलों से बच्चे भाग जाया करते थे वो आप स्कूल के स्पोर्ट्स पे भाग ले रहे हैं, स्पोर्ट्स पे भाग ले रहे हैं और अमेरिका जमैका जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। 157 का हमारा स्कूल है जिसका बच्चा आज हुसैन बोल्ट के साथ में ट्रेनिंग कर रहा है, इसकी फोटोज आई देखिए आप। जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस लगातार बढ़ती थी, उसको नहीं बनने दे रहे, कहते ऑडिटिंग कराओ तो पढ़ाना नाजायज बनाओगे। जिनके इंटरनल में एडमिशन होते थे पहले सेटिंग हो जाती थी, हर साल 400 बच्चों के एडमिशन मजीदपुर विधानसभा में होते थे एडमिशन। पहले सेटिंग आसान से 20 देते ब्लैक में एडमिशन और 380 बेच आए। अब एक भी एडमिशन ऐसा नहीं है जो कोई सेटिंग से करवा सके, चाहे विधायक क्यों ना हो सकता है। उससे मुझे और विद्वान को थोड़ी दिक्कत होती हो, क्योंकि कभी कभी हमारा वॉलंटियर आके कहता है कि भैया हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो, नहीं करा पाते। लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसी सिस्टम को बना दिया है जहां पे एडमिशन होगा ही उसकी योग्य है, क्योंकि ऐसे आपने कभी हो सकता है जो सेटिंग से करके एडमिशन करा वो दिल लग गए। और आपके बच्चों के ऐसे स्कूल क्यों बनाया उन्होंने? क्योंकि जब बच्चा पढ़ जाएगा तो अपने घर का, परिवार का, देश का, समाज का तो भला अपने आप कर लेगा। और वो पढ़ जाएगा तो क्या वो गाय से लड़ाई करेगा? हमारे
काहे के लिए लड़ाई करे, देश की बातों में झूठी बातों में उनको उलझालो, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करे और उनके बच्चे दुबई में जाके क्रिकेट का मैच देखे, आईपीएल के मैच में ट्रॉफी देखा ना, उनके बच्चे क्यों नहीं जाते उसके अंदर? मेरे पर आज तक कोई है आपके हफ्ते बाद कभी कोई आया हो, क्योंकि आरएसएस के स्कूल होते हैं कि हमारे बच्चे को आरएसएस के स्कूल में करा दो, गुरुकुल में करा दो, आता कोई आपसे जाके कि विधायक की पढ़ी उन सबको अच्छे स्कूल में जाना है, इंग्लिश स्कूल में जाना है या हमारे सरकारी स्कूल में जाना है। एमपीडी के स्कूल इतने खराब कि कोई इसमें कराना नहीं चाहता। अब हमारी सरकार आई तो पहली बार किसी के बारे में सोचा है। पहला काम अरविंद जी ने जो करा उस शिक्षा का करा कि वो बच्चा पढ़ जाए। अगर इतनी माताएं रहने बैठी है, मैं इनसे पूछूं कि सिर्फ एक काम आपका होगा, अगर मैं खाली से पूछूं, चिंतानी से पूछूं, आपसे पूछूं कि एक काम होगा, भगवान तुम्हारा एक काम करेंगे तो क्या करो? हर माता बहन कहती है कि मैं आधी रोटी खा लूंगी, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा मिल जाए, यही चाहते हो ना सर? यही तो मुद्दा था। तो अरविंद जी ने उसी मुद्दे में काम करा और अपने बजट का 26% उस शिक्षा पे खर्च करा। अच्छा करा। और वो कौन से मुद्दे बनाते हैं? मेरा चुनाव आता है, का चुनाव था, वो एक मुद्दा था शाहीन बाग। कभी गए हो कोई सब में शाहीन बाग? दो चार मैं तो नहीं गया, ना मुझे जाना, ना मेरा लेना देना। मेरी विधानसभा में 697 पार्क है, बाग कहते हैं। उन बागों में हमने जिम लगाए, लाइट लगाई, फुटपाथ लगाई, दीवार लगाई। इन बागों को नहीं रहते वो, पता नहीं कौन से बात की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो मुद्दा बनाया जो आपका मुद्दा था ही नहीं। हमने इस मुद्दे की बात करी पहले, आपके बच्चे की शिक्षा। दूसरा मुद्दा क्या पड़ा कि घर में कोई बीमार हो जाए तो बर्तन बिक जाते हैं। गवर्नमेंट जी ने कहा दवाइयां फ्री होनी चाहिए, दिल्ली के लोगों के टेस्ट फ्री होने चाहिए। 8 मोहल्ला क्लिनिक वजीरपुर विधानसभा में पॉलिक्लिनिक है, जिससे मंजूर अस्पताल है, जिसमें सारी सुविधाएं होती है। जब अरविंद जी मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले जब मैं विधायक नेता तो उसमें कोई सुविधा नहीं थी, जिसमें मंजूर है। आज इसके अंदर सब कुछ होता है कि एडिक्शन सेंटर है, डायलिसिस का सेंटर है, लेबर रूम इतना बड़ा है कि आसपास की विधानसभा से नहीं साउथ से लोग वहां पर आते हैं कि बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर। कौन सा मुद्दा था? आपका मुद्दा। अरे भाई मैंने अगर अपनी बहन बेटियों को बस में फ्री घुमा दिया तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। वो हवाई जहाज में घूमे 10 करोड़ का छूट पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गरीब लोगों को 2 यूनिट का भाड़ा मिल जाए तो दिक्कत होती है। उनके यहाँ की गुजरात बिजली भूखे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ पानी के बिल जीरो आ जाए तो बहुत दिक्कत होती है। वो पानी बहाए जाए अपने गाय भैंसों को जानवरों में डाले तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई सारी सुविधा उनके लिए, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। क्या लग रहा है? अब यही विधायक बैठे मैं इनके साथ बैठा हूं 8 साल से। अगर एक गली बनानी हो, एक लाइट लगानी हो तो भाई मेरे के दौड़ना पड़ता है, जबकि 78,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का, पैसे की कमी नहीं है। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कहते बेटा एक पेंशन लगा दो। मैं लगाना चाहता हूँ, सरकार का पैसा है, एक पेंशन भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते भाई? एलजी साहब परमिशन नहीं देते। कमाल। रोड बनाना है, 2 रोड की मैंने सरकारी के वार्ड की, 2 की मैंने जाके मीटर खाली लड़ी है, 2 जाकर विकास हुए। कहते 6 का टेंडर इकट्ठे करेंगे। अरे अलग अलग काउंसिलर है, 2 जगह दूसरी पार्टी के जीत गए, अलग अलग यही है, कैसे टेंडर हो गए, कैसे काम हो गए, काम हो। काला रोड कहते हैं सीमेंट का बनाएंगे, सीमेंट को कहते हैं काले का बनाएंगे, कमाल हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बात को देखा कि लगातार 8 साल हो गए, परेशान करा हुआ है, कोई काम करने नहीं देते, शौचालय साफ करने वालों तक को पैसे नहीं देते, उसके लिए विधायक को आगे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, लड़ाई करनी पड़ी है, झगड़ा करना पड़ रहा है। कैमरा लगवाने के लिए है तो अरविंद केजरीवाल को धरना देना पड़ रहा है इसके प्रति। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सबसे बड़ी बेंच ने ये कहा कि भाई चुनावी सरकार को होना चाहिए कि वो अफसरों से कैसे काम कराएगी, ट्रांसफर काम करेगी, प्रमोशन करेगी, डिमोशन करेगी। इसके बिना काम कैसे होगा? अब इसका ये टैंक है, उसी के कोई लाइट चलाने वाले भाई पर है। अब हमने ये उसके दुश्मन का बिठाना हुआ, हमें बोल रहा हूँ मुझे लाइट बंद कर देगा, लाइट बंद कर देगा कि मुझे जरूरत होगी। ऐसे थोड़ी काम होता है। इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला दिया, अब इन्होंने क्या करा? ये रंगा मिला की माने रात को चुपचाप जब कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने वाली थी, एक अध्यादेश लेके आए कि नहीं भाई उनको ट्रांसफर पोस्ट नहीं मिलेगा। ये सारे अधिकारी को अपने कामों में रखेंगे ताकि जनता परेशान हो।
एक एक कैमरे के लिए, एक एक लाइट के लिए, वाईफाई के लिए, गली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, ये जनता परेशान हो। मैं पानी की लाइन डालना चाहता हूँ, बजट नहीं है, मेरी साथ ऊपर से दूंगा। मेरे हॉस्पिटल के अंदर पर्ची काटते थे बच्चे। हर हॉस्पिटल में डेटा एंट्री के बच्चे होते हैं, जो आप जाते हो हॉस्पिटल में, क्या आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, हटा दिए। कहते पहले बताओ आज आदमी की जरूरत क्यों है, 18 की जरूरत क्यों है, 4 की जरूरत क्यों है, इसके लिए हटा दो गया। अरे घर में जो स्टडी करनी है सारे हटा दो। वे बच्चा यदि आया गया फिरोज अहमद का खेत में रहता है, ऐसे क्या करें बेचारा, वो हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? किससे पूछ कर हटा दिया तुमने? दिल्ली सरकार ने पैसे की कमी नहीं है, क्यों हटा रहे हो? हटा दिया। अब किसको बैठा दिया? किसी को भी बैठा दिया, जो बेचारा सफाई कर रहा बैठ गया। उस आदमी को नाम लिखना नहीं आता, उसको औरतों के बारे में पूछो, उसको औरतों पता नहीं होता क्या है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि किसको कहते हैं, वो मेल को फीमेल लिख जाता है, बड़ा होती है वहां पर। कैसे काम होगा? कितना खतरनाक काम है। कंप्यूटर हटा दिए वहां पे सारे, और चले क्या देश ऐसा लाए कि नहीं दिल्ली के लोग परेशान होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लोग एक तरफा केजरीवाल जी को वोट करते हैं। दिल्ली में 67 सीटें दे दी, दिल्ली के अंदर 62 सीटें दे दी, वो भी तो मुस्लिम करने के बाद भी। दिल्ली में एमपीडी ने पता कराया तो लंका जी ने बिलाली से पूछा भाई कितनी सीटें आ रही है, तो उसने कहा 3 सीटें आ रही है, 247 सीटें एक तरफा आम आदमी पार्टी की है। क्या करा जाए? जो कभी हिंदू मुस्लिम सब कुछ करके देख चुके हैं, अभी चुनाव को टालने के अलावा कोई तरीका नहीं। 1 साल चुनाव टाल दिया, पता ना आपको? 1 साल चुनाव टाल, सारी सीटें मेरी बात थी, 4 वार्ड को ठीक कर दिया, एक किसी तरीके से सब कुछ जीत जाएगा। वोट काट दिए, उसके बाद 134 काउंसिलर हमारे हैं, हम तब भी सरकार बना के वहां पर फिर मेयर नहीं बनने दे रहे थे, मेयर के लिए कोर्ट जाना पड़ा, फिर स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दे रहे, काउंसिलर को पैसा मिले, काउंसिलर परेशान हो कैसे काम करेगा। यहाँ तो मैं विधायक हूँ, मैं बना सकता हूँ, ये कहीं मैं लाइट करा सकता हूँ, वोट बना देता हूँ, और कौन क्या करेगा। एक पल के लिए तंग करा, और अभी कोई अध्यादेश लेके आए हैं, ये डराना है, दिल्ली की जनता को धमकाना है कि तुमने को वोट किया है, अब हम तुम्हारी ताकत को खत्म करेंगे। तो आप हम लोगों से जो रिक्वेस्ट है इसके लिए माननीय गुलाम जी यहाँ पर आए हैं कि संसद में तो पूरी लड़ाई करते हैं, 10 हमारे राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा में है, पूरी आवाज रोज आप सुनते हो, संजय सिंह जी रोज बोलते हैं, वहां पर सुशील गुप्ता जी रोज बोलते हैं, गुप्ता जी बोलते हैं, हमारे पंजाब के सांसद रोज बोलते हैं, लोकसभा में भी हमारे सांसद पहुंच गए हैं, दिल्ली की विधानसभा में आप मेरी आवाज रोज सुनते हो, गुलाम जी बोलते हैं, काउंसिलर में जो चौकीदार है हमारे पिताजी बैठी है, हमारे भाभी काउंसिलर से वही अपनी आवाज उठाती है। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ संसद या हाउसेस तक सीमित नहीं रह सकती, इसे दिल्ली की सड़कों पर लेके जाना पड़ेगा, ताकि बंगाल में पता लगे कि दिल्ली की जनता तुमसे इतनी नाराज है, इतनी नाराज है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं तुम्हें आस-पास भी नुकसान होगा। मैं इनकी लोकसभा में जाता था तो पूछता था कि अंतराज को किसने देखा है, वो आगे सांसद है, तो बच्चे ने कहा मैंने देखा है, मैंने पूछा बताओ कहाँ देखा, वो सबकी बच्चा मेरे हंस की बात कर रहा हूँ, मैंने भाई जीतता जाता आदमी है अंतराज हंस, किसने देखा नहीं, तो तुम में किसने हर्षवर्धन जी को देखा है? बताओ 10 साल से तुम्हारे सांसद है, किसने देखा तो बता दो। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो यहाँ के सांसद है, वो कोरोना काल में भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, देखा किसी ने? सुना अपनी लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए कुछ कराओ, देखा तो बताओ, बता दो, हो सकता है नहीं देखा। ये हालात नहीं, अब हमको मालूम है कि दिल्ली की जनता तो उसे कहेगी कि जनता के बीच में रहेगा, जो हवा हवाई रहेंगे, जब चुनाव पास आ जाएंगे तो मीटिंग बनाने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे, उनको दिल्ली की जनता आपकी बात मार, ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता नहीं चाहती। पिछली बार नोटबंदी करी, हमने तो एक भी टैक्स बढ़ाया, हमारे व्यापारी को लकड़ी में टैक्स बढ़ाया, मिठाई में घटाया, कागज में घटाया, कपड़ों में घटाया, इन्होंने जीएसटी में बढ़ाया, पेट्रोल डीजल में बढ़ाया, कोई चीज घटाई तो नहीं मोदी जी ने, बढ़ाई है। अरे मैंने मोदी जी कहते हैं ना, देखा कि मैं कहता हूँ बहुत रखा हुआ है, हमारे बात पूछे मैं रंगा पिता वगैरह कहते, मैं कभी किसी का नाम नोटबंदी करी, आप सबके जेबों से पैसे निकले, धक्के खाते रहे। मैं हर जगह पूछता हूँ कि जो माता है पहले आदमी के कपड़े धोती है, उसके पैसे निकलते हुए वापस देती है, मतलब कितने दिए? बिना क्या नहीं दिया, और क्यों नहीं दिए?
कभी दिल में बात आई, कभी भाई इसकी खालियों में जरूरत पड़ जाए, कभी बच्चा कुछ मांग ले, कभी मायके में जरूरत पड़ जाए, तो औरत चुपचाप से पैसे बचा के रखती काम मुझे वो भी नहीं निकालिया नोटबंदी के नाम पे, और सारे पैसे निकाल लिए, सारे पैसे चले गए, एक पैसा किसी के घर में नहीं। अब कहते 2000 के नोट जो है वो और दे जाओ, किसी के पास नहीं, हमारे पास नहीं, किसी के पास तो हो। तो जितने साथी आप यहाँ बैठे हो, आप सारे इस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हो, क्योंकि आज जीत के हैं, बहुत सारे साथी तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पूरा एक खराब हुआ इसका एक कुछ हमारी सारी रखी हुई थी, इतने लोग आए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी अर्बन विधानसभा है, जहाँ शहरी है, जहाँ कोटियां है, फ्लैट है, जहाँ मीटिंग कर रहे हैं, वो भी सारा फाइट चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ काम करा है, यहाँ बिजली पानी का काम मिला है, मेरे से कोई काम हुआ है। तो उस दिन जो भी राज आपको करेंगे वो बातें आपने सुननी है, समझनी है, जो एक ऐसे करना है, क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री से हमने जो कहा वो नहीं करा, हमारी लड़ाई लड़ी। मैंने एक विधायक होने के नाते जो आपने कहा उससे कराया, मैंने करा। अब समय है 11 तारीख को हम वहां पे इकट्ठे हो, तो अगर इकट्ठे नहीं होते तो पार्टी की बचेगी, हम भी बचेंगे, तो दिल्ली को भी अगर नुकसान दे रहे हैं, उनके लिए दिल्ली नहीं है क्या आप कहते हो, उनकी दिल्ली वो है फालतू में लोग हैं, कोई छुट्टी में रहता है, कोई छोटे से फ्लैट में रहता है, छोटी भी है तो क्या हुआ, 300-400 500 छोटी को बंगलों में एकड़ों में रहते हैं, उनके लिए नुकसान नहीं है। तो आप लोगों को जो भी राजी कहिए सारी बातों को समझना है, एक एक जिम्मेवार आदमी को अच्छी तरीके से जिम्मेवारी लेनी है। हर एक को ये मानना है कि वो केजरीवाल है, वो विधायक है और आगे सकता है, और उस हिसाब से काम करना है। मैं अपना भाई विद्वान जी को बोला, आप ध्यान से सुनिएगा, जो लोग आपको कहे वो जरूर करना है। दिल्ली के उपाध्यक्ष माननीय विद्वान बहुत भारत माता की यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के जिला अध्यक्ष अरोड़ा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर नाथा, और यहाँ पर उपस्थित मेरा पार्षद, आप प्रत्याशी जिले पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण और एकल परिचय कार्य हमारे आंदोलन के साथी हैं, आपके विधायक राजेश गुप्ता जी। आंदोलन में हम लोग साथ साथ जाया करते थे, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, और एक ऐसे विधायक के रूप में मैं इनको जानता हूँ जो शायद पूरे दिल्ली में कोई भी नहीं करता है। सुबह 5 बजे उठ करके साइकिल चला करके पूछने जा रहा है घर घर जाकर कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज थोड़ा समय से पहले आ गया था, तो ऐसे घूमने लगा तो पता लगा, 2-4 लोगों से बातचीत कर रहा था, बोले जी राजेश गुप्ता जी इसी पार्क में पे योगा करते हैं और हम लोगों से रोज मिलते हैं। तो इस तरीके की इनकी शख्सियत है। हमारे पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और प्रवक्ता भी ऐसे हैं कि भाजपा वालों को बोलने नहीं देते, विधानसभा में आपकी आवाज उठाते हैं, बुलंदी से आवाज उठाते हैं। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी एकदम छोटे भाई की तरह मानते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि राजेश गुप्ता जी ने कोई बात कही और हमारे नेताजी ने उसको नजरअंदाज कर दिया हो। वैसे मेरे भाई और आपके क्षेत्र के विधायक भाई राजेश गुप्ता जी, इनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। कई बार घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है, पर ऐसा नहीं है, आदमी की अहमियत होती है, आदमी के काम की तारीफ होनी चाहिए, इसकी शख्सियत भी होनी चाहिए। अभी यहाँ पर बात, क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? आप सबको प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। रवा लोकल के गोर लगातारी गोर लगे थी। राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप बजाइए ताली। हमारे लोग केवल तिहारी पुरानी में थोड़ी रहते हैं, हमारे लोग वजीरपुर में भी रहते हैं। तो जो है वो ताली बता दिया, एक बार फिर से ताली लगा के बताओ। छठ पे व्रत तो रखना ही पड़ेगा, छठी मैया का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो साथियों, अब आते हैं मुद्दे पर।
11 तारीख को रामलीला मैदान में महारैली है, ये तो सबने बताया। लेकिन ऐसी आफत क्या आ गई है जो 11 तारीख को महारैली करने की जरूरत पड़ रही है? हम सबके मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि भाई पार्टी बने 10.5-11 साल हो गए, आज तक तो कभी केजरीवाल जी ने नहीं कहा कि चलो रामलीला मैदान 1 लाख लोगों की महारैली करेंगे। हमेशा पार्टी के दफ्तर से फोन आता था, चलो भाजपा मुख्यालय घेरेंगे, चलो एलजी का घेराव करेंगे, चलो जंतर मंतर चलो आईटीओ के दफ्तर चलो, यही होता था। आज 11 साल में पहली बार रामलीला मैदान भरने की आफत क्यों आ गई है? भाई रामलीला मैदान तो आप सब लोगों ने केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया 2013 में, तो लोग अपने आप शपथ ग्रहण में चले गए 1 लाख लोग। 15 में बनाया तो लोग अपने आप चले गए 1 लाख लोग। 20 में बनाया तो अपने आप 1 लाख लोग चले गए। 25 में बनाओगे फिर से 1 लाख लोग अपने आप पहुंच जाएंगे। आज रामलीला मैदान में महारैली करने की आफत क्यों आ गई? प्रश्न ये उठता है क्योंकि आपने जब मुख्यमंत्री बनाया फुल फ्लेज 2015 में, उसके तुरंत बाद दिल्ली के जनता का दिया हुआ हक और अधिकार पर केंद्र की सरकार, तानाशाही सरकार कुंडली मार करके बैठ गई। उसके बाद भी आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी आपके लिए काम करते रहे। 8 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ करके सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजों के बेंच ने यूनैनिमस फैसला दिया दिल्ली के जनता के हक और अधिकार के लेकर के, दिल्ली की जनता के पक्ष में। और 8 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे, 8 दिन भी बर्दाश्त, तुरंत अध्यादेश लेकर के आ गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके रख दिया। दिल्ली की जनता का फिर से अपमान किया, आपके हक और अधिकार को फिर से छीनने का काम किया। आप मुझे बताइए, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में जनतंत्र है, और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे पे चले थे। हमारे नेता 10-10 साल जेल में रहे थे, तब जाकर के आजादी मिली। सैकड़ों हजारों लोगों ने शहादत दी, कुर्बानियां दी, तब जाकर के आजादी मिली। संविधान मिला, तब जाकर के लोकतंत्र स्थापित हुआ। आज लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही है, संविधान की हत्या करने की कोशिश हो रही है। संविधान का व्याख्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किया, 5 जजों के बेंचों ने यूनैनिमस फैसला दिया आपके हक और अधिकार के लिए। लेकिन इन लोगों ने पलट दिया। इतिहास गवाह है, पूरा देश हमेशा दिल्ली की तरफ देखता है। आज हमारे पास 2 ही रास्ते बचे हैं। एक, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सभी पार्टी के नेताओं से मिल रहे, ताकि ये अध्यादेश जब बिल बन करके आएगा तो लोकसभा में तो मेजॉरिटी है पर राज्यसभा में नहीं है। सब लोग मिलकर ठान लेंगे तो राज्यसभा में इस अध्यादेश को कानून बनने से रोक सकते हैं, इसको गिरा सकते हैं। दूसरा तरीका है जनता का साथ। इतिहास गवाह है कि जब जब रामलीला मैदान में महारैली हुई है, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का महारैली हो, जिसमें उन्होंने कहा था सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से सत्ता और सिंहासन पूरी तरीके से डोल गया। आपने देखा किस तरीके से अन्ना आंदोलन के अंदर में पूरी सत्ता और सिंहासन डोल गया। और आप लोगों ने देखा किस प्रकार से किसानों के विरुद्ध जब 3 काले कानून आए थे तो किसानों ने क्या किया? किसानों ने 13 महीने तक संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने का डर था, इसलिए इनको ये कानून वापस लेना पड़ा और किसानों के हक में वो फैसला है। इसी प्रकार से अगर दिल्ली की जनता को अगर लेकर के हम लोग महारैली करेंगे
1 लाख लोगों का टारगेट है। मुझे पूरा विश्वास है अगर 1 लाख लोग रामलीला मैदान पहुंच गए तो कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव है। इन सत्ता रसीदों को ये पता चल जाएगा कि दिल्ली के साथ लोकसभा चुनाव हार जाओगे। इन्हें अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा और दिल्ली की जनता के हक में फैसला देना पड़ेगा। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? केजरीवाल जी किसके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? और पूरा देश दिल्ली की तरफ देख रहा है। अगर 1 लाख लोगों की महारैली हो गई तो इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा और तानाशाही हारेगा, लोकतंत्र जीतेगा। तो एक नारा देंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। पीछे तक रवा लोग सब आदमी मुट्ठी बंद करके, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। ये लोकतंत्र जिंदाबाद है। दिल्ली के लोगों के हक और अधिकार को लेकर के जो लड़ाई हमारी है, ये जिंदाबाद रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि दिल्ली का जो महारैली है, आज तक अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा से आपने देखा है, कभी भी आपको नहीं बुलाया गया है, लेकिन आज केजरीवाल जी को आपकी जरूरत है। हम सब लोगों को मिलकर के एक टीम की तरह काम करना है और जो महारैली को लेकर के जो आमंत्रण पत्र है, ये भी मंडल पे टीम बना करके बांटना है। लोगों को ये समझाना है, लोगों को ये बताना है कि महारैली किस लिए हो रहा है। लोग जब समझेंगे, जानेंगे तो जन आंदोलन का रूप लेगा और 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर मंडल पे हम लोगों को टीम को मोबिलाइज करके कम से कम टारगेट दिया गया है हर विधानसभा क्षेत्र को 1500 लोगों का, हर म्युनिसिपल वार्ड को कम से कम 500 लोगों का। इस प्रकार से देखो, केवल अगर भीड़ इकट्ठा करना होता तो रामलीला मैदान के आसपास 15-20 लाख लोग रहते, मेहनत करके वहीं से भर लेते। लेकिन मकसद केवल भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, मकसद है दिल्ली के कोने कोने से जब लोगों को जागरूक करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, जनता को समझाएंगे और सबको लेकर के जाएंगे, तब जाकर के वो जन आंदोलन बनेगा। और लोकतंत्र में किसी बात का प्रेशर होता है तो लोगों का होता है। जिस लोग खड़े हो जाएंगे, इनको ये काला अध्याय वापस लेना पड़ेगा, अध्यादेश, और जनता के हक पे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसे मानना पड़ेगा। और जिस दिन ये हो गया, जनता की जीत होगी, तानाशाही की हार होगी, तानाशाह की हार होगी। और दिल्ली में जो भी काम आज तक अच्छे हुए हैं, इसको 100 गुना रफ्तार से और किया जा सकता है। बिना किसी पावर के इसने काम कर दिए। सोचो मेरे सारी ताकतें होती, सारा पावर आपके बेटे केजरीवाल के पास होती, आपके विधायक राजेश गुप्ता जी के पास होती, हम लोग के पास होती, ये सारे काम कितने मजबूती से और तेजी से हम लोग कर पाते। तो ये बात को हमें समझना है और सब लोगों को मजबूती से इस काम को करना है। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से 33 बसों का टारगेट है और लगभग 1500 लोग। तो उसको किस प्रकार से किया जाए, उसकी क्या रणनीति होगी, वार्ड वाइज, और उसके बाद वार्ड में भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन बनाएंगे, मंडल पर भी बनाएंगे। इसको लेकर के मैं कहूंगा कि वो आपको आगे रखेंगे। हम सब लोगों को चलेंगे, सब लोग चलेंगे, हाथ खड़ा करिए, चलेंगे। 350 आदमी तो नहीं बैठे हो, अगर 10 लोग भी साथ में मोबाइल कर लिए तो टारगेट पूरा हो जाएगा, हो जाएगा। करोगे तो मैं कहूंगा लोकतंत्र में तानाशाही चलेगी। आप कहेंगे लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही। अभी आपके विधायक जी कहते लोगों को जोश नहीं है, मैं तो बहुत एक क्योंकि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जनतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है और हम सबको मिलकर के इसको करना है। करेंगे। भारत माता की जय। अब
मैं कहूँगा ईश्वर अरोड़ा जी से और राजीव गुप्ता जी से कि आगे मंडल वाइज जो टीमें बनानी है और ये सारी प्रक्रिया आज ही करनी है, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, आगे हम काम करें। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।